मुझे अभी इस घर में विदा होकर आए कुछ ही देर गुजारी थी। मैं इस समय मेहमानों की झुरमुट में घिरी बैठी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थी। मैं कुछ घबरा रही थी और परेशान थी। अनजान लोग थे, अनजाना जगह थी, अनजान घर था। लेकिन इस समय मेरी सोच का दायरा यह सब नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। तभी मोहल्ले की एक औरत बोली, अब देखना सरला कैसे सुबह शाम अपनी बहू को चेक करेगी और फिर सबको बताएगी कि उसकी बहू उम्मीद से है या नहीं। उस औरत की यह बात सुनकर मैं एकदम से चौंक उठी। बाकी सब औरतें हंसने लगी थी। मुझे उस औरत की यह बात समझ नहीं आई, तो मैंने धीरे से पूछा, आंटी इसका क्या मतलब है कि औरत उम्मीद से है या नहीं। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा नाम अंकिता है और मैं 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की हूँ। मैं अपने मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गए हैं। मेरी माँ भी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब तो हालात और उम्र ने उनके हुस्न को धुंधला कर दिया था, लेकिन दूसरी औरत के मुकाबले मेरी माँ ही बहुत खूबसूरत लगती थी। मैंने इंटर तक की पढ़ाई कर ली थी और अब पेपर देकर घर पर आराम कर रही थी। मुझे बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत दूसरी सामान मिलती हैं। इसलिए मैं हर समय शादी के सपने सजाए रहती थी। जबकि मुझसे कोई भी पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो मैं यही कहती थी कि बस दुल्हन बनना है। मेरा जवाब सुनकर सामने वाला भी हंस देता, जबकि मैं तो इन बातों को अहमियत का ही पता नहीं था। मैं तो अपने बचपन में ही ऐसे ही कह देती थी। पापा की अपनी दुकान थी, बाजार में फ्रूट चाट की दुकान थी। उनकी दुकान खूब चलती थी, क्योंकि पापा की दुकान मार्केट में थी। मेरी बहन अभी 10वीं क्लास में ही थी। उसका नाम सुनैना था। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर लेते थे और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर कर लेते थे। घर में हर तरफ सुकून ही सुकून था। मम्मी पापा हमें देखकर जीते थे। हालांकि उन्हें अपनी बेटे की चाहत थी, लेकिन भगवान की तरफ से ये नहीं मिला। तो फिर वह हम दोनों बेटियों पर ही सब्र करके बैठ गए और हमें अच्छी परवरिश देने लगे। आजकल मैं इंटर करके घर पर ही थी और हर वक्त अपनी माँ का सर खाती रहती थी। मम्मी ने मुझे किचन के कामों में लगाना चाहा और कहने लगी कि सारी जिंदगी यही हुनर काम आता है। जिस औरत को हांडी रोटी ना आती हो, घर में उसका होना ना होना एक बराबर है। इसीलिए मम्मी मुझे रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को कहती। मैं भी बस यूं ही माँ के खातिर खड़ी हो जाती थी। जब मेरी माँ मेरी दिलचस्पी महसूस ना करती तो कहती, अंकिता देखो, कोई भी काम शौक से करो, तभी समझ में आती है, वरना बात सर के ऊपर गुजर जाती है। मैंने माँ को कहा कि जब सर पर पड़ेगी तो खुद ही समझ आ जाएगी। मेरी माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्हीं दिनों मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अच्छी भरी लेकिन थी। न जाने क्या हुआ कि एक दिन यूं ही बैठे बैठे बेहोश हो गई। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। हम दोनों रोने लगे और फिर जल्दी से पापा को फ़ोन कर दिया और मम्मी बेहोशी के बारे में बताया, तो पापा भी भागे भागे चले आए और मम्मी को फ़ौरन उठाकर अस्पताल ले गए और पीछे पीछे हम दोनों बहनें भी चलते गए। लेकिन पापा ने मना कर दिया और हमें समझाया कि तुम परेशान हो जाओगी। पापा मम्मी को लेकर चले गए और हमारी जान सूली पर अटकी हुई थी। बार बार रोना आ रहा था। मम्मी का इस तरह बेहोश हो जाना हमें चिंता में डाल रहा था। पापा को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और अभी तक पापा ने कोई भी फ़ोन करके मम्मी की हालत के बारे में नहीं बताया था और ना ही वह घर आए थे। पापा का फ़ोन मिलाया तो बज जा रहा था अब, और वह सब्र नहीं हुआ तो मैं दुकान पर फ़ोन करके पता किया। दुकान पर फ़ोन एक लड़के ने उठाया जिसका नाम सुमित था। सुमित पापा के पास लगभग 6-7 महीने से नौकरी पर आया था। देखने में अच्छा खासा हैंडसम पढ़ा लिखा था। पापा ने बहुत कम समय में ही उसे बहुत कुछ विश्वास करना शुरू कर दिया था। अक्सर पापा को जब बाहर कहीं जाना पड़ता था तो सारी दुकान संभालता था। पापा उसे बहुत मोहब्बत करते और अपने बेटे की तरह ही समझते थे।
पापा उसे बहुत ही मोहब्बत करते और अपने बेटे की तरह ही समझते थे। सुमित के हाथ अक्सर पापा घर पर सौदा वगैरह भिजवा देते थे। सुमित के फ़ोन उठाते ही मैंने उससे पूछा, सुमित, क्या पापा दुकान पर वापस आ गए? तुम्हारा उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? अभी तक पापा का कोई भी फ़ोन नहीं आया। मैं परेशानी से पूछा तो वह कहने लगा, अभी तक तो अंकल जी नहीं आए। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करें। नहीं दे रही थी, बार बार मम्मी का ख्याल आ रहा था। और फिर लगभग 5 घंटे के इंतज़ार के बाद पापा मम्मी को लेकर आए। मैं मम्मी को देखकर भगवान का धन्यवाद किया। मैं भागकर माँ के साथ गले लग गई और रोने लगी। मम्मी, आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? क्या सवाल कर डाले तो पापा कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने तो दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें हॉल में सोफे पर बिठाया और मम्मी बैठकर एक ऐसी गहरी सांस लेने लगी जैसे बहुत थक गई हो। मैंने पापा से पूछा, क्या हुआ है मम्मी को? डॉक्टर ने क्या कहा है? तो वह कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी को बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी और साथ ही साथ कुछ ताकत की दवाइयाँ भी दी है। तुम्हारी माँ को खून की बहुत कमी हो गई है और उसको बहुत कमज़ोरी हो गई है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी। इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और दवाइयाँ भी समय समय पर देते रहना। मैं ज़रा दुकान होकर आता हूँ और देखूँ तो ज़रा कि सुमित क्या कर रहा है। मैंने मम्मी से पूछा, आपके लिए कुछ ले आऊँ? मम्मी ने सिर्फ चाय मांगी थी, लेकिन मैं खुद ही मम्मी के लिए 2 अंडे उबाल लिए और उन्हें चाय के साथ दे दिए। फिर मम्मी से रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरी परेशानी के ख्याल से मम्मी कहने लगी कि तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूँगी। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया और कहा कि आप अभी कुछ दिन आराम करें और घर की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और फिर मैंने दाल चावल बनाने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि एक तो यह सब शौक से खा लेते हैं और दूसरा कि बहुत जल्दी ही बन जाता है। मम्मी चाय पीकर सो गई, जबकि सुनैना मम्मी के पास में ही बैठकर उनके पाँव दबाने लगी। आज मम्मी की तबीयत ने जो झटका दिया था, जिंदगी में ऐसा मुझे पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत अपना प्यारा है जो दूर जा रहा था। किसी का हाथ अपने हाथ से छूटता जा रहा था। मैं अपने एहसास को बयां नहीं कर पा रही थी। मैं जल्द से जल्द दाल चावल बनाया और फिर बाहर हॉल में जाकर मम्मी के पास बैठ गई। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में ही मम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। दवाइयों ने भी असर किया था और कुछ मम्मी की खुराक भी बेहतर थी, जिसकी वजह से मम्मी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। लेकिन इन दिनों मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दिया था। सुनैना भी जितना हो सकता था मेरी मदद कर देती थी। और फिर एक दिन मम्मी मुझे पास बैठाकर कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी कब हो गई, कैसे उसने जिम्मेदारी से सारा घर संभाला है। मुझे गर्व है मेरा बेटा, तुमने अभी जिम्मेदारियां को समझा। मम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा कि तो मेरी आंखों में नमी आ गई। समय इसी तरह गुजरा रहा। 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन शुरू हो गया था, लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊं और मेरे पीछे मम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो फिर मम्मी का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती ही मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल की पढ़ाई का महत्व क्या है। बिना पढ़ाई के आजकल कुछ भी नहीं होता। इसीलिए माँ ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन करा दिया। मैं रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी। सुबह के समय मम्मी ने रिक्शा लगाया हुआ था, जबकि दोपहर के समय पापा मुझे ले आते थे। मुझे कॉलेज जाते हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी कि सुबह जाते हुए घर के आधे से ज़्यादा काम खत्म करके जाऊं और कॉलेज से आने के बाद कुछ रेस्ट करके मैं शाम का खाना खुद ही बना लेती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस सब में चकरा के रह जाऊंगी। उस दिन मौसम कुछ ख़राब था। मैं कॉलेज तो आ गई थी, क्योंकि मेरी एक बहुत असाइनमेंट थी
जिसे मैंने जमा किया हुआ था और आज उसकी आखिरी डेट थी। लेकिन अब वापसी के ख्याल के दिल परेशान हो रहा था, क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं परेशान से कॉलेज के गेट के पास ही आ गई थी कि इतने में मुझे सुमित नजर आया। वह गेट के बाहर खड़ा था। उसने बताया कि पापा किसी वजह से वह दुकान पर ही रह गए हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। हमें जल्दी पहुंचना है। सुमित के साथ बाइक पर बैठने का ये पहली बार हुआ था। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और सुमित भी पूरी तरह से भीग हुआ था, और इस वजह से मेरे अंदर अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे। इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे थे। मैं बार बार उसको झांक रही थी। मुझे खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोच रही थी कि सुमित को मेरे इस विचार का पता चल जाए तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। और उसी वक्त एक जोरदार झटका लगा। मैं जोरदार तरीके से उछलकर सुमित के साथ लग गई थी। सुमित भी कंफ्यूज था। मुझे बाइक के साइड मिरर से देख रहा था। मैंने दोबारा महसूस भी किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आज सफ़र बहुत ही लंबा हो गया है। हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए थे। फिर मैं पीछे सरक कर बैठ गई और थोड़ी देर में मेरा घर आ गया। मैंने कांपते हुए शब्दों में धीरे से सुमित को धन्यवाद किया और तेजी से घर के अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब से बदलाव आ गए थे। मैं उस समय अपने दिल के ये शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज करंट जैसा एहसास सारे शरीर में दौड़ जाता था। सुमित एक अच्छा और हैंडसम लड़का था। उसके पहनने ओढ़ने का तरीका अच्छा आता था, खूबसूरत भी लगता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह इस तरह से मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मेरी कई बार उससे मुलाकात हो चुकी थी। मैंने खुद को इन ख्यालों से अपना पीछा छुड़ाया और अपने कामों में बिजी हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह तो अभी शुरुआत है। रात को भी जब मैं अपने कामों से फ्री होकर बिस्तर पर सोने के लिए गई तो एकदम से सुमित मेरे दिमाग में आ गया और उसके साथ बाइक पर बैठे हुए वह पल और जो एहसास मेरे दिमाग में उस समय आ रहे थे वह सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। न जाने दिल में ये हलचल कैसे इतनी बदल गई थी। उस टच से मुझे अच्छा लग रहा था। उसका ख्याल मेरे दिल को गुदगुदा रहा था और अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। पापा जब भी बिजी होते थे तो सुमित को लेने के लिए भेज देते थे। सुमित कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता था। धीरे धीरे आंखों आंखों में जैसे हम एक दूसरे से जज्बात समझ गए थे। अब हमारी बातचीत भी शुरू हो गई थी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर आइसक्रीम खाते और कभी कभी बैठकर बातें कर रहे होते। सुमित अब अक्सर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आने लगा था। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती थी और सुमित के साथ चली जाती थी। हम बाइक पर कहीं बैठकर जाते थे, लेकिन एक दिन हम इसी तरह से एक पार्क में बैठे हुए थे तो वहाँ पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस समय बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने तय कर लिया कि दोबारा इस तरह से कभी भी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी और सुमित को भी मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल में बेकरारी थी। दोनों एक दूसरे से देखे बगैर दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन सुमित ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं कि कल मेरे दोस्त के घर चलते हैं और घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम करेंगे, फिर बैठकर बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं बिना सोचे समझे सुमित के साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं ज़रा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। मम्मी ने मुझसे पूछा क्या बात है, आज तुम इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो, क्या कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, हाँ मैंने उसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा तैयार होकर गई थी। मैं नज़र चुराते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ ने भी सर हिला दिया। मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था, लेकिन क्या करती, मुझे वह कहावत याद आ गई कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है और इतना झूठ बोला तो चलता है। और कॉलेज के सामने उतर गई,
लेकिन कॉलेज जाने की बजाय मैं रिक्शा वाला जब आगे बढ़ा तो इतनी देर में सुमित भी आ गया। हम दोनों वहाँ से एक साथ सुमित के दोस्त के घर चले गए। वहाँ उसके घर पर कोई भी नहीं था। छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हमें एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी धड़कनों का ही शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे अभी अकेले घर में डर महसूस हो रहा था। बातों ही बातों में सुमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि सही और गलत का अंतर ही मिट गया। हम दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। अब हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए बैठे थे। सुमित शर्मिंदा शर्मिंदा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन न जाने मैं कैसे बह गया था। लेकिन मैं उसे कुछ भी न कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसके बराबर हिस्सेदारी थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया था। मैं फ़ौरन से उठी और उसे कहा कि मुझे घर छोड़ो, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई थी। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो क्या? मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। सुमित ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। माँ ने पूछा, तुम आज बहुत जल्दी आ गई हो? तो मैं तबीयत खराब था, मैंने बहाना बना दिया। मम्मी कहने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, अचानक तबीयत खराब हो गया था, बस इसीलिए मैं घबरा गई थी। मम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कहा, कमरे में भेज दिया और मैं जाकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों का सफ़र तय करके आई हूँ। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अब अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मुझे शर्म आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। डर लग रहा था कि अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चल गया तो वह क्या करेंगे। मैं सही मायने में परेशान हो चुकी थी और इस बात की परेशानी मुझे कहीं पर भी टिकने नहीं दे रही थी। अपने कमरे में मैं इधर उधर टहलती रही और सोच सोचकर खुद को परेशान करती रही। अगले दिन मैं कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया था और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। मैं इसीलिए कॉलेज नहीं जा पाई। सुमित के साथ भी मेरा कोई बात नहीं हुई थी। 2-3 दिन मुझे तबीयत ठीक होने में लग गए, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी और फिर 3 दिन बाद मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद सुमित मुझे कहीं भी नहीं मिला। हालांकि मैं उसके इंतज़ार में थी कि सुमित आएगा और मुझसे सॉरी कहेगा। मैं उससे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजो और हम शादी कर लेते हैं, लेकिन सुमित ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी, कहीं उसको कुछ हो न गया हो। वह इतने दिनों से गायब है। इसीलिए एक दिन मैंने बातों ही बातों में पापा से पूछ लिया कि पापा, आजकल आपकी दुकान पर काम करने वाला लड़का सुमित नज़र नहीं आ रहा है, किधर गया है? तो पापा कहने लगे, उसको मैंने निकाल दिया है। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उसने मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। उसे मेरी दुकान छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए, पापा ने मुझे बताते हुए कहा, और मैं तो जैसे सुनकर दंग ही रह गई थी। इसका मतलब कि सुमित तब से ही गायब है और उसने मुझे धोखा दिया है। वह मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे यह सोच सोचकर खुद की नज़रों में ही गिरने लगी थी। मैं कैसे इंसान को अपना सब कुछ सौंप दिया, जो धोखेबाज था, चोर था, फ्रॉड था। इस दौरान मेरी माँ की तबीयत एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे हाथ पैर फूल गए थे। माँ को इस बार 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मेरी माँ को अब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने के लिए कह दिया था। अपनी बीमारी के साथ साथ मेरी माँ ने अब एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे अंकिता की शादी करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे उस मुकाम पर लाकर रख दिया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने माँ बाप को अपनी किस्मत का फैसला करते देख रही थी।
हैरानी तो मुझे इस बात पर हुई कि इस दौरान मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से इस कदर परेशान हो गई थी कि मैं तो खुद खुशी कर लेना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। लेकिन किस्मत में शायद जाने कहाँ से एक रिश्ता भी ढूंढ लिया था और फटाफट रिश्ते की तैयारी कर दिया। माँ ने कहा जल्द से जल्द मेरी शादी करें और जब बीए फाइनल हो जाएगा उसके बाद मेरी शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से ही मेरी माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि 8 दिन के अंदर अंदर मुझे अंकिता की शादी करनी है। अंकिता मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं तो मैं सुकून से मर सकूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी और मैं खुद भी हालात के ऊपर छोड़ दिया था। राहुल मेरी माँ की सहेली का बेटा था, सालों से मिलना जुलना नहीं था। लेकिन एक दिन जो अचानक ही अस्पताल में एक दूसरे से टकरा गई थी और फिर इस रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। वह एक बैंक में नौकरी करता था, अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे 15 साल बड़ा था। मैं 21 साल की थी तो राहुल 36 साल का था और तलाकशुदा भी था। उसकी पहली पत्नी उसे तलाक देकर चली गई थी। जब मैं इस रिश्ते के बारे में सुना तो मेरे दिल में एक धक्का सा लगा था। आखिर मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते को डन कैसे कर सकते थे? क्या मैं उन लोगों को भी कुछ नहीं कह सकती थी? क्योंकि ये खबर मुझे सुनने को मिली थी कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी का 1 महीना तो हो ही चुका था और यह दूसरा महीना लग चुका था। पापा को यह रिश्ता हर तरह से ठीक लगा क्योंकि सिर्फ माँ और बेटा ही थे घर में और कोई भी नहीं था। मैंने मना भी करना चाहा लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी क्योंकि माँ की तबीयत को देखते हुए पापा ने यह जल्दबाजी में फैसला कर लिया था और फिर जल्दी ही मेरी शादी की तारीख भी रख दी गई। मैं यह सोचकर चुप हो गई थी क्योंकि कुदरत की तरफ से यह मेरे लिए फैसला ठीक है। 1 हफ्ते बाद में दुल्हन बनकर मैं राहुल के आंगन में उतर आई थी। मेरी माँ ने विदाई के समय बहुत रो रही थी। मुझे भी खुद को रोना आ रहा था क्योंकि यूं अचानक मेरी शादी कर देना माँ को भी ऐसा गवारा नहीं था। लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए मेरी शादी करने का मजबूर थी। मैं दुल्हन बनकर राहुल के घर में बैठी हुई थी। मुझे अभी विदा होकर यहाँ आए पर कुछ देर ही गुजरी थी। मोहल्ले की औरतें मिलने के लिए आ रही थी। अनजाना सा घर था, अनजाने लोग थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और फिर एक यह बात भी थी कि मैं उम्मीद से थी। अगर यह बात यहाँ पर किसी को पता चल जाती तो न जाने क्या हो जाता। इतनी ही देर में मोहल्ले की एक औरत ने यह बात कह दी कि अब सरला खुद ही अपनी बहू को चेक कर लिया करेगी और फिर बताएगी कि उसकी बहू उसे खुशी देने वाली है। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था और मैं परेशानी से उस औरत की तरफ देखा और सिर झुका लिया। मुझे डर था कि कहीं मेरा यह राज मेरी सास के सामने न खुल जाए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मैं अपनी सास से कहा कि मुझे अब इन कपड़ों में घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे अंदर कमरे में ले गई और जब मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले जा रही थी तो मेरे पूरे शरीर पर एक्सरे मशीन की तरह दिख रही थी। कमरे में आकर भी मैं बहुत बेचैन रही। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी सास को मेरा राज का पता न चल जाए। मैं बार बार अपने हाथों को अपनी उंगलियों से मरोड़ रही थी। तभी मेरे कमरे में राहुल आ गया और राहुल की उम्र वैसे तो 36 साल थी लेकिन दिखने में वह काफ़ी हैंडसम और सुंदर था। सुमित को तो मैं उसी दिन अपने दिल से निकाल दिया था जब मुझे पता चला कि वह मुझे धोखा देकर भाग गया है। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। जब राहुल के पास शादी के 7 फेरे लिए तो मैं खुद से वादा किया था कि अब आगे की ज़िंदगी राहुल के साथ वफादार रहूँगी, उसके साथ कोई भी धोखा नहीं करूँगी। और आज राहुल मेरे सामने बैठा हुए मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। मैंने भी सच्चे दिल से राहुल को अपना लिया था। आज की रात मेरी खुशियों भरी रात थी। राहुल की मजबूत बाहों में मैं सुमित के दिए हुए दुखों को भूल गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सास के आशीर्वाद लेने के लिए सास के कमरे में गई और फिर आशीर्वाद लेने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, तुम्हें चेक करना है। मैं जरा परेशानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा
और कुछ कहते कहते चुप कर गई, लेकिन फिर मैं एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप कर गई। कुछ न बोली। सास के रवैया का मुझे समझ नहीं आया। उसको पता नहीं चला या फिर वह बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं अब अंदर से ही रिलैक्स हो गई थी और उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल को जो बेचैनी लगी हुई थी वह अब खत्म हो गई थी। राहुल अभी तक सो रहा था, लेकिन मेरी दोबारा आँख नहीं लगी। आज मुँह दिखाई की रस्म थी, क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी तो कल मुँह दिखाई नहीं हो पाई थी। मेरी माँ मुझे खुश देखकर खुश थी और मैं भी खुश थी। मैंने भी उन पर यही जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ। और सच बात तो यह है कि राहुल बहुत ही अच्छा और नरम मिजाज का इंसान था। मुझे खुद पर भी अफसोस हुआ कि आखिर मैं ऐसा सुमित के साथ संबंध बनाया और अपनी इज्जत पर दाग लगा दिया। अब मैं इस बात से सुकून से थी कि मेरी सास को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चल जाता तो फिर राहुल को भी पता चल जाता था। रात को राहुल मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले गया। हम बड़े अच्छे और खुश खबर मूड में थे। खाना खाकर वापस आए तो मेरी सास अभी तक मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि एक दिन की दुल्हन को काम करने के लिए बोल दिया, लेकिन मैं भी यह सोचकर चुप कर गए कि वह बीमार हैं और उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। इसीलिए जल्दी से 3 कप चाय बनाई और आकर बैठकर बातें करने लगी। राहुल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं भी बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। अभी मेरी आँख लगी, अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैं एकदम से आंखें खोली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास मुझे हाथ से हिलाकर उठा रही थी और मुझे आने का इशारा कर रही थी। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं अपनी सास के साथ उनके कमरे में आ गई। मेरी सास कहने लगी, देखो अंकिता, मेरी 30 साल का तजुर्बा है और मैं एक औरत की चाल ढाल देखकर ही पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि यह किसका गुनाह है, क्या तुमने किसके साथ मुँह काला किया है, लेकिन मैं तुमसे यह ज़रूर कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम राहुल को इस सच्चाई के बारे में बता दो, वरना जब उसको खुद पता चलेगा तो वह बहुत नाराज़ होगा, बहुत गुस्सा करेगा, शायद कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम उसे पहले ही सब कुछ बता दो। मैं शायद औरत होने के नाते तुम्हारे इस बात पर पर्दा डाल देती और तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे को अपने बेटे का नाम दे देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक बांझ मर्द है। वह कभी भी बाप नहीं बन सकता और जब उसे पता चलेगा कि तुम उम्मीद से हो तो उसे पता चल जाएगा कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह तो बाप ही नहीं बन सकता। पहली पत्नी भी उसे छोड़कर उसे पता चला कि तुम उम्मीद से हो तो उसे पता चल जाएगा कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह तो बाप ही नहीं बन सकता। इसीलिए उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे तुम्हारी माँ पर दया आ गई। मुझे बीमारी के जूझ रही थी, उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने अपने बेटे की सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दी थी। तब भी तुम्हारी माँ ने यह रिश्ता स्वीकार किया। मैं राहुल को यही बताया था कि लड़की सब सच्चाई जानते हुए भी इस रिश्ते के लिए राजी है, वरना वह शादी के लिए कभी भी नहीं मानता। गलती हो और इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सास ने जब मुझे यह शब्द कहे तो मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी और मैं अपना सर झुका कर रह गई। मुझे अपनी माँ पर हैरत हो रही थी कि कैसे सब कुछ जानते हुए भी एक बांझ आदमी से मेरी शादी कर दी। मुझे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी सास ने मुझसे यह सब कहा। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं खुद को बेगुनाह साबित कैसे करूं, कैसे इस बात का इकरार करूं कि यह सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मुझे अब यह सच बताना ही था। अगर मेरी सास को यह सब पता चल गया है तो राहुल को भी जल्द ही यह सब कुछ पता चल जाएगा।
और फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, यह सोचकर ही मुझे डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राहुल को यह सब के बारे में कैसे बताऊं। सारी रात मेरी ऐसे ही कट गई थी। सुबह जब राहुल सोकर उठा तो मुझे इस तरह से बैठे देखा तो कहने लगा, अंकिता क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं सारी रात परेशान रही थी तो एकदम से ही रोने लगी और फिर ना जाने कैसे रोते रोते मैं राहुल को सब कुछ सच बता दिया और आखिर में राहुल से यह कहा कि राहुल, मेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन यह सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था, जो मेरे ऊपर हावी हो गया था। और मैं तो सुमित से सच्ची मोहब्बत करती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दें तो भगवान भी उसका आपको बहुत बड़ा सिला देगा, वरना आपका जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। मैं आखिरी फैसला राहुल के सिर पर डाल दिया। मेरी बात सुनकर राहुल बिल्कुल चुप हो गया था और एक शब्द भी बोले बिना उठकर खामोशी से बाहर चला गया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि राहुल का फैसला क्या होगा। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी चीज़ समेटी और एक बैग में डालकर बाहर आ गई। राहुल ने जब बैग मेरे हाथ में देखा तो कुछ नहीं बोला। मुझे राहुल के फैसले का अंदाजा था और मैं चुप से अपने माँ के घर चली आई। मेरी माँ ने जब मुझे यूं अकेले बैग के साथ आते देखा तो वह जैसे सब समझ गई और उसे समझ तो मुझे कुछ न पूछा। कुछ देर बाद माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं पहले ही दिन से इस बारे में जानती थी। मेरी बेटी हो तुम और बेटी की हर हरकत पर माँ की नज़र होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी कराई थी ताकि समय हाथों से निकल न जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय हाथों से अब निकल चुका है। मैंने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा तो क्या आपको मालूम था? मम्मी कहने लगी कि हाँ, मुझे सब मालूम था, क्योंकि मैं तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देखी थी और मुझे सब पता चल गया था। तभी मैं तुम्हारे बाप से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी। मम्मी ने थके थके अंदाज में कहा और चुप कर गई। तुम्हारी सास मेरे बचपन की सहेली है। जब उसने अपने बेटे राहुल के बारे में सब बताया तो मुझे राहुल से अच्छा और कोई लड़का नहीं लगा, क्योंकि वह कभी बाप नहीं बन सकता और तुम अपने पेट में एक नाजायज़ बच्चा पाल रही थी। मैंने सोचा दोनों की शादी करवा देती हूँ, यानी कि मेरी इस हालत की मेरी सास को भी पहले से ही खबर थी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी सास ने कहा था कि अभी दोनों बच्चों की शादी जल्दी से करवा देते हैं, बाद में राहुल को किसी न किसी तरह से समझा लूँगी और वह इस बच्चे को अपना लेगा। मैं भी बिल्कुल तुमसे भी समझा लूँगी और इस बच्चे को अपना लेगा। मैं भी बिल्कुल चुप थी, मेरे पास भी कहने को कुछ ना था। लेकिन फिर माँ कहने लगी, तुमसे नहीं पूछूंगी कि यह किसका बच्चा है, लेकिन मैं तुमसे यह ज़रूर कहूँगी कि तुमने मेरा नाम गुरूर और तोड़ दिया है। तुमने यह हरकत करके मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुमने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी माँ यह कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं रोने लगी। मेरी सारी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। सुमित ने धोखा दिया था। मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल भी नहीं रही थी। मेरे दिल में सुमित के लिए बद्दुआ निकल रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। शायद गलती मेरी ही थी, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। सुमित ने तो मुझे प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन मैं क्यों उसके जाल में फंस गई थी? मैंने उसे क्यों नहीं रोका था? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें इतनी गलत रुसवा हो। अभी तो सिर्फ यह बात राहुल, मेरी सास और मेरी माँ को ही पता चली है। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगी और ना ही मेरे अंदर इतने हौसला था कि मैं खुद ही उठकर बाहर जाऊं। सारा दिन इसी तरह से कमरे में ही पड़े पड़े निकाल दिया था। पता नहीं क्यों मुझे राहुल का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि शायद राहुल आएगा, लेकिन राहुल नहीं आया। अगले दिन भी उसी तरह से जिंदगी की तरफ लौट आई। वह मेरी माँ के साथ बाहर बैठा कुछ बातें कर रहा था और फिर कमरे में आ गया। बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठा और मुझे देखकर पूछने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैं आपको धोखा दिया।
अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने मोहब्बत की खातिर अपने इतने अच्छे रिश्ते को धोखा दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने यह कहते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लिया और रोने लगी। लेकिन राहुल कहने लगा, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वह गलत किया। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही इल्ज़ाम लगा देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थे। लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। राहुल ने कहा, मेरी नज़रों में विश्वास महसूस करके, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैं जल्दी से हाथों से ही कपड़े को ठीक किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। मम्मी को बताकर मैं जल्दी से राहुल के साथ चली आई। मम्मी ने हमें खुशी खुशी विदा किया। राहुल के घर आकर ज़िंदगी की रूटीन अच्छे अंदाज में शुरू हो गई थी। अगर कभी भी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैं राहुल के साथ साथ अपने घर वालों को भी धोखा दिया है और मैं किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से ही बहुत घिन महसूस होती है। लेकिन फिर जब राहुल की तरफ देखती हूँ तो दिल को चैन आ जाता है, क्योंकि राहुल इस बच्चे को लेकर वैसे ही खुश है। वह आने वाले बच्चे के लिए इतनी तैयारियां कर रहा है। मैं हैरान थी। राहुल कहता कि भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी दी है, यह मेरा बच्चा होगा, मैं इसे अपना नाम दूंगा, यह मुझे पापा कहकर बुलाएगा। वह इतनी खुशी से आने वाले बच्चे के बारे में प्लान करता था कि मैं हैरान रह जाती। एक ख्याल आता कि मैं राहुल को इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं बहल जाती हूँ कि मेरी सास चारों तरफ बातें फैला दी कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत कमज़ोर है, इसीलिए हो सकता है कि 7वें महीने में ही बच्चा हो जाए। लोगों ने मेरी सास के बात का विश्वास कर लिया, क्योंकि मेरी सास एक दाई थी। और फिर एक रात मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। राहुल ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लिया था। मुझ पर अभी भी दवा का असर था। मैं अभी बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए मैं दोबारा सो गई तो राहुल उठकर मेरे पास आ गया। मैं राहुल के हाथ में हाथ थाम लिया और राहुल से कहा, राहुल, हमारी शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन तुमने आज तक इस बच्चे के बाप के बारे में नहीं पूछा। आखिर क्यों? राहुल कहने लगा, बस अंकिता, बस करो। आज के बाद तुम इस बात का जिक्र नहीं करोगी और ना ही मेरे बेटे को किसी और का बच्चा कहोगी। यह मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। हम आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, वादा करो मुझे। राहुल ने अपना हाथ आगे हाथ करके मुझसे वादा लेना चाहा, तो मैं भी हाथ में हाथ रख दिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। मुझे विश्वास था कि अब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से होगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, आपके दिल को यह कहानी थोड़ा भी झकझोरा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।